But yesterday we started with that of optical isomerism. तो आई वॉज डूइंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कल आपको बेसिक्स के बारे में बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। ठीक, देखो बेटा, इससे पहले कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़े, सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी चाहिए दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ फॉर्मूला इनटू अनदर फॉर्मूला। क्योंकि आगे जाकर के बेटे हमारे पास फिशर प्रोजेक्शंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए एक फॉर्मूला को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं और उसको एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट वन इनटू द अनदर बेटा। ठीक, जस्ट अ सेकंड। एम आई ऑडिबल बच्चों? ओके, सो सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है कन्वर्टिंग वन फॉर्मूला इनटू अदर। क्योंकि जब हमें कन्वर्जन नहीं आएगी ना बेटा, तो हमें कई सारी चीजें निकालनी नहीं आएगी यहाँ पर। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्मूला इनटू अनदर। जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला होते हैं उसमें किस तरह से एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले उसको सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो हमें सीखनी होगी वो ये कि फॉर्मूला होते कितने तरह के हैं। सबसे पहली बात हमें सीखनी है कि फॉर्मूला होते कितने तरह के हैं। ठीक है जी, देखो बेटा, सबसे पहली बात हमारे पास आएगी, अगर मान लो हम एक कोई कंपाउंड लेकर के चलते हैं, से मेरे पास है CH3 Br CH3Br, ये है। ठीक है जी बेटा, ये जो कहलाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला, या फिर आप बोलिए कि इसको हम बोल देते स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा समझ में आई बात? या फिर इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, यही तुम जनरली यूज करते हो। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए C4, C4 है, H कितने हैं हमारे पास, 3 3 6 7 8, H8 और 2 Br, ऐसे लिख दिया जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अपन इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देंगे। ठीक बेटा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्मूलाज में, वेजेन डैश एक्सेट्रा में, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी को हम आगे देखते हैं। अगला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेटा इसको इसकी सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। ये सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन है बेटा। ठीक है, इसी को बेटा, इस सॉ-हॉर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने आपको कंफर्मेशन में सिखाया था कि अगले वाला कार्बन यहां से शो होगा और ये जो गोला है पिछले वाला कार्बन होगा, ये H, ये CH3, ये Br, और पिछले वाले कार्बन से यहां पे लगा CH3 इसके पीछे एग्जैक्ट, यहां लगा Br इसके पीछे एग्जैक्ट, और यहां लगा H इसके पीछे एग्जैक्ट। इसको क्या बोलते तुम लोग, न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन फॉर्मूला। न्यूमैन फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे कंडेंस फॉर्मूला, अब कंडेंस फॉर्मूला को अगर पूरी तरह से आप ऐसे लिख देते, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, लेकिन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर विल बी स्टडी, जिसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे बेटा। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक, एक जिसको हम बोलेंगे वेज एंड डैश प्रोजेक्शंस। ठीक, जैसे उसके लिए बेटा मान लो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है CH3 Br। ठीक है जी। अब क्योंकि कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाना चाहिए HCH3। ठीक, और यहां पर अपने पास एक Br भी लगेगा, 1 2, और यहाँ पे हमारे पास समझ लो कुछ हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो एक Cl भी लग गया और एक Br भी लग गया। ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होना चाहिए था। ठीक, लेकिन बेटे इस फॉर्मूला को हम किस तरह से शो करते हैं वेज एंड डैश में, और वेज एंड डैश क्या होती है और फिशर क्या होती है उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। पहले तो इसकी वेज एंड डैश की बात करेंगे। अब वेज एंड डैश में हम इसको अगर लिखें तो हम ऐसे करेंगे CH, ठीक है जी, CH3। हमने एक तो बेटे U करके CH3 और एक U करके शो कर दिया डार्क करके। ठीक है बेटा, ये Br है। सो ये जो होता है दैट गिव्स अस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो होगा डैश दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से अवे होगा, ये ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स होगा। और ये जो लाइंस है आपके पास दे आर टेकन एट द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो दो लाइंस हैं दे विल बी टेकन एट द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो बेटा जी ये हमारे पास वेज एंड डैश फॉर्मूला होता है, 3D प्रोजेक्शन बोल सकते हैं इसको, 3D प्रोजेक्शन। ठीक है जी, क्योंकि 3D शो करता है हमारे को। इसको अपन लोग बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज। ठीक है जी, और इसको बेटे अपन लोग बोलते हैं डैश्ड वेज, डैश्ड वेज। ये क्या हो रहा है? जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ठीक, डैश्ड वेज। तो ये सॉलिड वेज, ये डैश्ड वेज। जो डैश्ड वेज है बेटा वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बताता है, जो सॉलिड वेज होता है वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर दिखाता है हमें। बेटा कई बार इसमें ना हम दो वेज दो डैश लेते हैं, उसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बोलते हैं। दो वेज दो डैश लेते हैं, उसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बोला जाता है। समझ में आई बात? यानी कि हम इसमें से एक और चीज को, क्योंकि एक्चुअली टेट्राहेड्रल देखें तो दो पार्ट तुम्हारी तरफ होंगे, दो पार्ट मेरी तरफ होंगे। तो जो तुम्हारे से अवे होंगे दे विल बी रिटन एट डैश, और जो तुम्हारी तरफ होंगे दे विल बी रिटन बाय वेज, सॉलिड वेज। तो वो फ्लाइंग वेज होती है। ठीक, उसको ऐसे भी लिख सकते हो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में। अगर दो वेज हो दो डैश हो तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अगर ऐसे लिखना पड़ जाए, देखो सी, और हमने ऐसे लिख दिया Cl, से इसको अलग लिखे, ये अलग है Br। यहां जस्ट 1 सेकेंड, ये Br है, मानवी H है, ये CH3 है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो होती है दिस इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शंस। क्या बोलते हैं इसको?
फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शंस। तो इसमें जो बेटी जी हमारे पास अवे है, ठीक है जी, जो हमारे पास अवे है वो डैश पे है, और जो टूवर्ड्स है वो हमारे पास वेज पे होते हैं। ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूलाज है सारे के सारे। इसी 3 डायमेंशन को बेटा 2 डायमेंशन में लिखने का एक तरीका होता है फिशर प्रोजेक्शंस। तो अगली बात हमारे पास आती है वेरी इंपॉर्टेंट फिशर प्रोजेक्शंस, क्योंकि आगे का सारा काम जो हमने करना है वो फिशर प्रोजेक्शन से ही करना है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है पहले ये समझ लो, कन्वर्जन में सिखाता हूं आपको, पर पहले फिशर प्रोजेक्शन होती क्या है ये समझ लीजिए। देखो बेटा, फिशर प्रोजेक्शन की जहां तक हम बात करें, फिशर प्रोजेक्शन में नंबर 1 कायरल कार्बन, कायरल कार्बन should be shown by intersection, ठीक। पहली बात है कायरल कार्बन जो होता है वो इंटरसेक्शन से शो होता है। जितने भी कायरल कार्बन होंगे they all are represented by like intersections। जैसे बेटे अगर मान लो ये मैंने बनाया, तो ये जो इंटरसेक्शन है these are showing chiral carbons। ये जो इंटरसेक्शन है तो these are showing chiral carbons। ये 2 chiral carbon हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, जितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, chiral carbon should be shown by intersections। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप should be at the top, group should be at the top। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है उसको टॉप पे लिखा जाता है, जो एक्चुअल फिशर होती है, ठीक है। जैसे मान लो कल को मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता CH3OH CHCHOOH। अब इसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता वो कहां पे होता, ये है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, वो कहां पे होता, टॉप पे होता। according to what you can say are rules that must be on the top। ये जरूरी नहीं कि हर फिशर में वो टॉप पे मिले आपको, बट एक्चुअली फिशर प्रोजेक्शन में होना ऐसा चाहिए कि दैट मस्ट बी ऑन द टॉप, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ग्रुप होंगे, ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइन are towards observer, ठीक है जी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होंगे वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे, एंड ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइंस, vertical lines are away from observer, एक तो groups on the horizontal line are towards the observer and groups on the vertical lines are towards the away from the observer। और कोशिश ये रहती है कि longest carbon chain should be vertical, longest carbon chain should be vertical, देखो बेटे एक्चुअल फिक्शन में तो ये चीजें होती हैं, बट ये जरूरी नहीं हर फिक्शन में आपको ऐसा मिले। हमें उसको प्रॉपर फिक्शन में कन्वर्ट करने को आ सकता, वो एक अलग बात है, बट ये जरूरी नहीं होता। हमें जो भी दिया हमें उस हिसाब से करना है, बट दीज आर द स्पेशलिटीज फॉर द फिशर प्रोजेक्शन। जैसे इसको अगर फिशर में लिखना होगा
तो मैं कार्बन की चेन डायरेक्ट लिखता, इसमें ये कार्बन इंटरसेक्शन से शो हो गया, तो यहाँ नीचे क्या आता CH3, एक साइड मान लो H, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड OH, ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें जो OH और H है, दे आर टू वर्ड्स, और जो CH3, ये CHO और CH3 और ये वर्टिकल लाइंस पे जो होंगे दे आर अवे, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होंगे दे आर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बेटे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलना है यस और नो। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्मूला इनटू अनदर। खास करके वेज डैश को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, ठीक। कन्वर्टिंग वन फॉर्मूला इनटू अनदर, जिसके लिए हम ये पढ़ना शुरू किए थे पहले, कन्वर्टिंग wedge and dash to Fisher projection, ठीक। मान लो हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका वेज एंड डैश हमें दिया है, और उसको आपको फिशर में कन्वर्ट कर देना है। कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका वेज एंड डैश दिया है, उसको फिशर में कन्वर्ट करना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। Say this is our formula and this is a wedge and dash formula, so you have to convert it into a Fisher one. आपका ये कार्बन है वो आपको दिख ही रहा है, चारों ग्रुप अलग है। Now how to convert this, देखो बहुत आसान तरीका है। it may not be the exact Fisher, कोई बात नहीं, ठीक। it may not be the exact Fisher, चलो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक, हल्का सा, ताकि मैं बाद में इसको एग्जैक्ट फिशर में भी करके दिखा सकूं तुम्हें, ठीक। मान लो यहां मैंने CHO लिख दिया बेटा, ठीक। जस्ट आई वांट कि आपको ये भी पता चले कि फिशर में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर उसको एग्जैक्ट फिशर में कैसे करते हैं, इंटरचेंजेस कैसे होते हैं, ठीक। ये मॉलिक्यूल है जिसको आपको वेज एंड डैश से फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में हमने ये ऐसे करके बना देना है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक इंटरसेक्शन शो करनी है, ये सिंपल बात हो गई। अब हमें ये पता है वर्टिकल पे हमारे पास अवे आना है, तो बेटा यहां पे जो ग्रुप हमारे पास अवे है दैट इज हाइड्रोजन, उसको आप सबसे नीचे लिख दो, ठीक, उसको आप सबसे नीचे लिख दो बस। उसके बाद आप यहां से चल पड़ो, जिस रोटेशन में ये आ रहा है उसी रोटेशन में आपने यहां पे लिखना है। जैसे रोटेशन में देखिए, मैं क्लॉकवाइज चलूं तो क्लॉकवाइज मेरे पास पहले Br आना चाहिए, फिर CHO आना चाहिए, फिर CH3 आना चाहिए। तो पहले Br आना चाहिए, फिर CHO आना चाहिए, फिर CH3 आना चाहिए भाई, सिंपल सा। तो रोटेशन सेम रही हमारे पास, ये भी क्लॉकवाइज, यहां से भी क्लॉकवाइज। तो ये सिंपल तरीका है कि जो ग्रुप आपके पास पड़ा हो, कहां पर, किस पर, इस लाइंस पर, ठीक, दैट इज डैश 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 डैश, ठीक। आप क्या करें, उसको एक्सट्रीम नीचे लिख दे, उसके बाद इसकी रोटेशन देख लें, जिस रोटेशन में यहां आ रहा है उसी रोटेशन में यहां लिख दे। सो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो क्या फर्क पड़ना था, तो भी मैं ऐसे ही चलता ना, ठीक। अगर मैं ऐसे देखता Br से
पहले आता CH3, फिर CH3 से CHO। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज बाय चांस देख लेता, रादर क्लॉकवाइज जनरली देख लेता, इसको ऐसे देख लेता मान लो, तो मेरे पास पहले Br फिर CH3 और फिर CHO। H तो देखना नहीं, H तो यहाँ है। तो आप देखो यहाँ पे पहले Br फिर CH3 फिर CHO, सेम ही तो बन रहा है। तो चाहे कहीं से भी देखना, उसकी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है बेटा। दैट इज नॉट अ परेशानी वाली बात। क्लियर? सर एक बारी फिर समझा दो ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक, देखो भाई, हमें मॉलिक्यूल ऐसा दे दिया गया, ठीक है जी, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे Br है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे H है। ठीक है जी। अब बेटा जी हम क्या करेंगे, हम इसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक कायरल कार्बन है तो हमने ऐसे लिख दिया जी। ठीक, एक कायरल कार्बन को हमने इस तरह से लिख दिया जी। ठीक, अब जो सबसे एंड में जा रहा है, मतलब यू कैन से अवे जा रहा है, उसको अपन ने नीचे लिख दिया CH3। बाकी में हमने चेक कर लिया कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहाँ क्लॉकवाइज या कैसे भी देख लिया, उसकी रोटेशन क्या है, वही रोटेशन में हमने यहाँ लिख देना है। तो यहाँ Br आ जाना है, ऊपर CHO आ जाना है और यहाँ H आ जाना है। बोलो बेटा, कन्वर्ट करना आया कि नहीं? यस और नो, क्विकली बोलना। लो आदित्य जी, पिछली स्लाइड भी देख लो आप यार। ओके, अब ये तो चलो फिशर हमने बना दी, हमारा काम इतने से चल जाता, हमारा काम इतने से चल जाता, बट येट हम इसको परफेक्ट फिशर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? परफेक्ट फिशर। परफेक्ट फिशर के लिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी एट द टॉप। वो टॉप पे है, चलो बल्ले बल्ले, ये तो ठीक है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन जो होनी चाहिए वो वर्टिकल होनी चाहिए थी। लॉन्गेस्ट चेन शुड बी वर्टिकल, पर यहां लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल नहीं है यार, तो मुझे इसको यहां लेके आना है। पर यहां लेके आना है, पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वी हैव टू मेक सम इंटरचेंजेस। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरह के इंटरचेंज परमिटेड होते हैं। अपने पापे का राज नहीं है, जहां मर्जी से जो मर्जी उठा के डाल दो। ठीक, देयर आर टू परमिटेड चेंजेस आर देयर। वन, जिसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज। तो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज देखो क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज, ये आगे बहुत काम आना है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज, देखो बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरचेंज में हम लोगों ने ऐसा ले लिया। ठीक है जी, अब हमें ये यहां चाहिए था, तो मैंने इसको उठा के यहां डाला, तो इसको उठा के मुझे यहां डालना था। तो यानी एक बात क्लियर थी, यहां H आ जाता था, यहां CH3 आ जाता था। ठीक, लेकिन ये अकेला चेंज परमिटेड नहीं होता। ठीक, उसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं इसको यहां और इसको यहां डालूंगा। यानी अगर इसको इंटरचेंज किया तो बाकी दो ग्रुप को भी इंटरचेंज करो, अगर इनको इंटरचेंज किया तो बाकी दो ग्रुप को भी इंटरचेंज करो। तो इंटरचेंज करोगे तो CHO यहां आ जाएगा बेटा जी, यहां Br आ जाएगा, ये परमिटेड है। ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है। आई विल प्रूव दैट इन द फ्यूचर, ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो गया। बट अभी
ये तो हमारी फिशर नहीं बनी ना, तो हम एक और तरह का इंटरचेंज पॉसिबल करते हैं जिसको आप बोलते हैं पैरेलल इंटरचेंज। पैरेलल इंटरचेंज, कई लोग इसको परपेंडिकुलर इंटरचेंज बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने से फर्क पड़ेगा सिर्फ। आपको इसमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है, लेकिन इसको चेंज करना नहीं है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कहां चाहिए था, टॉप पे। हमने ये करके बना तो दिया, पर मोस्ट ऑक्सीडाइज तो फिर टॉप पे नहीं हुआ, और लॉन्गेस्ट चेन फिर भी हमारे पास क्या रही, फिर भी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है डायरेक्ट वर्टिकल पे नहीं हुई, तो ये एग्जैक्ट फिशर तो नहीं बनी ना। ये और ये दो मॉलिक्यूल सेम है, बट दिस नॉट एग्जैक्ट फिशर। अब एग्जैक्ट फिशर के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां और इसको यहां लेके गया, यानी यहां पर H आ गया, यहां CH3 आ गया, पहला इंटरचेंज। पर मैं ये चाहता था कि CHO ऊपर ही रहे, उसको चेंज नहीं करना था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेंज ऐसा, और इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर देते, सेकंड चेंज ऐसा। यानी पहला चेंज तो हमने इसको किया, यहां से यहां, यहां से यहां, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ठीक। हम इसके दूसरे इंटरचेंज को शो किए कि अगर इसको यही रहने देना है तो इसको यहां से यहां हिला दो, यानी दिस विल चेंज लाइक, यहां CHO हो गया, यहां CH3 आ गया था, अब जो H यहां आया था उसको यहां लिखो, Br यहां लिखो, ये पैरेलल इंटरचेंज होता है। अब हमारे पास परफेक्ट फिशर बन गई। द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप इज एट टॉप, longest possible carbon chain is linear। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दोनों तरह के इंटरचेंज समझ में आए। सो दिस इज पैरेलल इंटरचेंज। इंटरचेंज हमेशा दो होते हैं, ठीक, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको इधर, इसको इधर, तो इसको इधर, इसको इधर, और या फिर इसको इधर, इसको इधर, तो यहां वाला यहां पलट दो। ये दो तरह के इंटरचेंज होते हैं टू मेक अ फिशर नीडेड, जिस तरह से भी फिशर को चेंज करना है। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है, बट दिस इज इंटरमीडिएट, ये सेम नहीं होगा, इसमें एक ही इंटरचेंज था, एक इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दो इंटरचेंज होने चाहिए, अगर होने हैं देयर मस्ट बी टू इंटरचेंजेस। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई कि पिछली भी चलेगा ही है। तो ऐसे करके, हाँ जी विष्णु बंसल जी, हाथ लंबा वाला खड़ा हो गया है, जल्दी बोलो। सर अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर दें तो फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, 180 डिग्री तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहती है मेरे बच्चे। 180 डिग्री में अगर मैं इसको यू रोटेट कर दूंगा, उससे मेरा एग्जैक्ट फिशर नहीं बना ना, वो तो डेफिनेट है 180 डिग्री पे सेम मॉलिक्यूल रहता है बेटा, ठीक है ना। तो पर उससे मेरा पर्पस यहां हल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 180 डिग्री की रोटेशन नहीं करी है। यहाँ चेंजेस दिखाए, इंटरचेंजेस दिखाए, अदरवाइज 180 डिग्री की रोटेशन से मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहता है। बोलो क्लियर हो गया बेटे? यस सर। ओके, अब चलो बेटे आगे, ठीक। अब ना हम ऐसा करते हैं, एक सबसे पहले 100 हॉर्स लेते हैं और 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक लंबा कार्यक्रम हो गया कि 100 हॉर्स को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे दे दिया गया भाई, ये बेटा एक 100 हॉर्स मैंने बनाने की कोशिश की है। मान लो यहां पे CH3 है, यहां मान लो Br है, यहां H है, यहां CH3 है, यहां H है, यहां Br है, ठीक है जी।
अब आप क्या करेंगे, आप इस 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन। आप इस 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब भी 100 हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है जी। इसमें 2 कायरल कार्बन है, इसलिए बेटा मैंने यहां पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी विच आर शोइंग 2 कायरल कार्बन्स, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, जैसे मान लो ये CH3 ये CH3 ये यहां लिख दिए, एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, ओके सिंपल। अब यहां से रोटेशन देख लो बेटा, CH3 के बाद Br के बाद H आना चाहिए। अगर हम ऐसे मूव करें तो मतलब CH3 के बाद यहां पे क्या आना चाहिए, Br, तो मैं यहां Br लिख दूंगा, ठीक। फिर बेटे बड़े इस वाले ग्रुप को भूल जाओ, इसकी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ये जो बड़े वाला ग्रुप है इसको भूल जाओ, हम सिर्फ इसकी रोटेशन देख रहे हैं, ठीक। तो Br के बाद यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे H आना चाहिए, वो आ गया, चलो ठीक है जी। सिमिलरली इधर ले लो, अब इसमें CH3 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो पहले Br फिर H आना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब मैं क्लॉकवाइज तो यूं ही चलूंगा ना, है ना जी, क्लॉकवाइज तो यूं ही चलूंगा ना, तो ऑब्वियसली CH3 के बाद मेरे पास यहाँ Br आना चाहिए था और यहाँ H आना चाहिए था। लो बेटा जी, बन गई हमारी फिशर की नहीं बन गई? वेरी वेरी सिंपल बात है, वेरी वेरी सिंपल बात। जो रोटेशन यहां है वही रोटेशन मेरे को यहां चाहिए, दैट्स ऑल। मैंने ये दोनों ग्रुप्स को ऊपर नीचे लिख दिया है, उसका जो रोटेशन मेरे पास यहां है वही रोटेशन मेरे को यहां चाहिए। सिंपल सिंपल कहानी है, कोई बहुत बड़ा इसमें जुगाड़ नहीं है। ये क्या हो गया? उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी कोई बात नहीं, अपन एक और करके दिखा देते हैं, ठीक। क्योंकि बेटा देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आगे RS वगैरह जब तक नहीं आना, जब तक कन्वर्जन नहीं आनी, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है ना। फायदा जब ही है जब हमें कन्वर्ट करना आ जाए, ठीक। मान लो ऐसी वाली हमें एक दे रखी है, ठीक है जी। अब यहां पे CH3 है, यहां CH3 है, यहां Br है, यहां H है, यहां Br है, यहां H है। अब इसके लिए बेटा हमने बनाना है, ठीक। लो अगेन से आपने क्या किया, पहले एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, बीच में 2 कार्बन है तो 2 हॉरिजॉन्टल खींच लेनी है, ठीक है जी। और बाकी हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब मान लो ये CH3 जो है इसको टॉप पे लिख दिए है और ये CH3 इसको सबसे नीचे लिख दिए। अब यहां से अपन ने इसको रोटेशन चेक किया, क्लॉकवाइज मूव करते हुए CH3 के बाद मेरे को H चाहिए, H आ गया, H के बाद Br चाहिए, वो भी आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली इधर हमारे को CH3 से शुरू करे तो CH3 के बाद Br चाहिए, तो CH3 के बाद Br आ गया और फिर H चाहिए, ये H आ गया, लो जी कहानी खत्म हो गई, ये कन्वर्ट हो गया। बोलो बेटा कन्वर्जन समझ में आ गई? कोई मुश्किल है इसमें? ओके, तो ये हो गई कन्वर्जन, हाउ टू डू कन्वर्जन। अब बेटा देखो कन्वर्जन आपको क्लियर कर दी, फॉर्मूला कितनी तरह के होते हैं क्लियर कर दिए,
अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ, जो हम अभी तक पढ़े नहीं, ठीक, अभी पढ़ना शुरू करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको 4 तरीके से बांट के दिखाया था, ठीक। तो अब हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहला डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म, ठीक है जी बेटे। जब हमारे पास लाइट की रोटेशन चेक करने के लिए कुछ नहीं था, यानी पोलैरिमीटर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये डी एंड एल हमने तब रखा था बेटा। इसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। अब जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करते हो, तो इसमें क्या देखा जाता है बेटा, यानी किसी एक मॉलिक्यूल को हमने रेफरेंस रख लिया और हमने एक्चुअली ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रेफरेंस रख लिया था। ग्लिसरल एल्डिहाइड, इसको अपन ने रेफरेंस मॉलिक्यूल रख लिया बेटा। अब जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक, ग्लिसरल एल्डिहाइड, वो क्या होता है? देखो बेटा, सबसे सिंपलेस्ट कायरल कंपाउंड है ये एक, सिर्फ इसमें 3 ही कार्बन होते हैं, ठीक। यहां पे CHO हो गया, ठीक, यहां पे OH होगा, यहां पर H होगा, यहां CH2OH होगा। दिस इज ग्लिसरल एल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरल एल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल को ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, इसमें इस ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को हम 2 तरह से देख सकते हैं। इस ग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को हम 2 तरह से देख सकते हैं बच्चों, ठीक। कैसे? अगर ग्लिसरल एल्डिहाइड का OH जो है, अगर ग्लिसरल एल्डिहाइड का OH जो होता है, ठीक बेटे, वो राइट साइड को होता है, तो उसको डी ग्लिसरल एल्डिहाइड बोल देते हैं। और जिसका OH, जिस भी ग्लिसरल एल्डिहाइड का OH ठीक, OH लेफ्ट को हो जाए, ठीक है जी, जिसका OH लेफ्ट को हो जाए, ठीक, उसको अपन, जैसे OH लेफ्ट को, उसको कैपिटल L बोल देते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमने ग्लिसरल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक का OH राइट पे, एक का OH लेफ्ट पे। अगर OH राइट पे हुआ तो D यानी डेक्स्टर, D का मतलब डेक्स्टर, ठीक। तो ये डेक्स्टर फॉर्म है, इसको डेक्स्टर फॉर्म ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलेंगे। और L का मतलब लिवोस, लिवोस का मतलब होता है लेफ्ट, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, और L लिवोस यानी कि लेफ्ट। अगर OH आपका लेफ्ट साइड को है, ठीक, तो L फॉर्म, राइट साइड को है तो वो D फॉर्म कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब जो भी मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच कैन बी चेंज्ड, द मॉलिक्यूल which can be changed, which can be changed or formed by D-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde belongs to D family, belongs to D family। बात समझ में आई बच्चे? जिस भी मॉलिक्यूल को आप डी फॉर्म से बना सको या डी फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, ठीक, दैट बिलोंग्स टू डी फैमिली। और जिसको एल से बना सको या एल में कन्वर्ट कर सको, एल ग्लिसरल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सको, यानी यू हैव टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लिसरल एल्डिहाइड और यू हैव टू चेंज इट इनटू द ग्लिसरल एल्डिहाइड। दोनों केसेस में अगर वो डी से बनता है या डी में कन्वर्ट हो सकता है, वो डी फैमिली से बिलोंग करता है।
अगर वो एल से बनता और एल में कन्वर्ट हो सकता, वो एल फैमिली से बिलोंग करता है। समझ में आई? देखो बेटा, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई शुरुआत डी से हो और उसको चेंज करें वो एल से चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब ईदर दिस मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल में दिया, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड और इट हैज टू बी फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड। जिस तरह के ग्लिसरॉल्डिहाइड से एल्डिहाइड से बनेगा उस फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे हमारा ग्लूकोज जो होता है वो डी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि आप में से कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट तो होंगे शायद, ठीक, और वो एक चीज पढ़ते हैं बेटा जिस चीज को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक। जहां तक मुझे याद है, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे अच्छे से याद है कि ग्लाइकोलाइसिस का फोर्थ स्टेप जो होता है, फोर्थ स्टेप वो होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलाइसिस में पहले ग्लूकोज जो होता है वो चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1,6 डाई फॉस्फेट में, दूसरे तीसरे स्टेप, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में, और फिर उसकी स्प्लिटिंग अप होती है दो पार्ट में, डीएचए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और पीजीए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लूकोज को जब ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसलिए ग्लूकोज बिलोंग्स टू डी फैमिली। कभी ग्लूकोज का बाजार से पैकेट लेने गए हो, कभी एल ग्लूकोज मिला है भाई? कभी बाजार में एल ग्लूकोज मिलता है? क्योंकि ग्लूकोज एल फैमिली में होता ही नहीं, ग्लूकोज बिलोंग्स टू डी फैमिली, ठीक। इसलिए हमने बोला जिस भी चीज को आप डी से कन्वर्ट कर सको या डी में चेंज कर सको, दैट बिलोंग्स टू डी फैमिली। बट ये तो बड़ा पंगे वाला काम है ना यार। कोई बात नहीं, हमने मॉलिक्यूल को इस तरह से देखा, सेकंड लास्ट कार्बन देखा करेंगे। क्या देखा करेंगे? सेकंड लास्ट कार्बन, क्योंकि एक्चुअली यहां देखा जाए, यहां से देखा जाए तो सेकंड लास्ट कार्बन ही है ना। तो सेकंड लास्ट कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड लास्ट कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप, मे बी OH, मे बी NH2, अगर वो राइट को है तो उसको डी बोल देना, लेफ्ट को है तो उसको एल बोल देना। जैसे वेरी वेरी सिंपल, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कैसे होता है बेटा? ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक। ये मैं बना रहा हूं, ठीक। ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड है जी, जिसपे टॉप पे हम CHO लिखते हैं और नीचे CH2OH लिखते हैं, ये क्लियर है। अब इसमें जो OH की पोजीशनिंग होती है उसको ऐसे याद करते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट। कैसे याद करते हैं? जैसे वो करते ना फौजी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं करने का, राइट लेफ्ट राइट राइट। हम बंदे ही राइट है, बोला लेफ्ट कभी कभी होते होते है ना। तो क्या राइट लेफ्ट राइट राइट, अरे इतना लिख दिया, मतलब OH on right, then OH on left, then OH on right, then OH on right. So this is H, this is H, this is H, this is H. अब obviously this is your second last carbon, isn't it? और सेकंड लास्ट कार्बन का अगर आप ध्यान दें, OH कहां पे दिखाई दे रहा है? राइट पे। So therefore this belongs to D family. अगर ये लेफ्ट पे दिखता तो इट बिलोंग्स टू एल फैमिली। जैसे अमीनो एसिड ज्यादातर जो होते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड, ज्यादातर एल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एल अमीनो एसिड बोलते हैं क्योंकि जनरली एल पार्ट पे ही देता है। बट एनी हाउ, ये ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज बिकॉज का सेकंड लास्ट कार्बन, आपको देखना क्या है? आपको देखना है सेकंड लास्ट कार्बन, क्योंकि यहां पे भी मेरे बच्चे एक तरह से देखा जाए तो सेकंड लास्ट कार्बन ही देखा जाता है। तो सेकंड लास्ट कार्बन का सिर्फ OH नहीं देखने का, फंक्शनल ग्रुप देखने का। मान लो इसी जगह NH2 होता है तो NH2 देखते हैं, पर सर अगर NH2 होता OH होता तब, लड्डू मैंने फंक्शनल ग्रुप बोला। अगर हमारे पास OH और NH2 दोनों होते तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH ही होता, क्योंकि प्रेफरेंस उसी की होती मेरे भाई।
समझ में आई कि पिछली भी चले गई? ठीक, तो ऐसे डी एंड एल फैमिली को हमने देखा और इससे हमारे पास पता चला कि दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, विच कैन बी डेक्स्टर और विच कैन बी लीवोस, और हो सकता है इसलिए लुई पास्चर को दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल मिले। ठीक, तो ये हमारे पास डीएल फॉर्म्स थी, relative configuration, these were relative configurations, but what is there, relative configuration को हमें चेंज करना है। अब देखो ये तो बड़ा मुश्किल है कि हर मॉलिक्यूल को यहां तो कन्वर्ट करो, ठीक, और या फिर ये भी बेटा बनाने के बाद हमने इसको डी लिखा है, हमारे को सपना थोड़ी आया था राइट साइड को, पहले से ही पता था हमारे को एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो पहले तो उसको एक्सपेरिमेंटली बनाओ, मुश्किल है ना यार, हर मॉलिक्यूल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था इसलिए। और फिर दूसरी बात ये भी थी बेटा कि एक मॉलिक्यूल जो डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, डेफिनेटली वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी, लेकिन बेटे हमने ये भी पाया कि वो तो डी फॉर्म से उसकी प्रॉपर्टीज अलग है लाइट की तरफ, किसी और डी वाले की प्रॉपर्टी अलग है लाइट की तरफ, है दोनों डी फैमिली से, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है लाइट की तरफ। ये बहुत अजीब बात थी, इस वजह से ये जब तक लाइट की रोटेशन चेक करने वाला नहीं था हमने ये यूज किया। फिर ये थोड़ा ट्रिकी मामला था, यू हैव टू कन्वर्ट द कंपाउंड इनटू दिस, तो हमने एक और फॉर्म दी जो इस पूरी चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आरएस फॉर्म्स, आरएस फॉर्म्स। देखो बेटे आरएस फॉर्म को हमने एब्सोल्यूट आरएस फॉर्म को बोला एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे डीएल क्या थी, रिलेटिव, आरएस है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। आरएस क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस, और डीएल क्या है हमारे पास, हाँ जी, डीएल थी रिलेटिव, किसी की रिलेशन में। एब्सोल्यूट कैसे देखते हैं, देखो बेटे इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले assign the priorities to the groups attached to the chiral carbon by sequence rules। क्या बोला, assign the priorities to the groups attached to the chiral carbon by applying sequence rules। और मेरे बच्चों सीक्वेंस रूल मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था तुम्हारे को, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बताया था सीक्वेंस रूल, 4 रूल थे सीक्वेंस रूल। पहला, हम डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। पहली बात क्या थी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। दूसरी बात, अगर आइसोटोप होते थे तो आइसोटोप में जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, आइसोटोप में जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तीसरा, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम होता है तो नेक्स्ट एटम देखते हैं until the point of difference comes, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी। एंड लास्ट, if there is a double or triple bond, it must be thought as duplicate or triplicate। उसको आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट शो करते थे, जैसे CN जो होता था उसकी प्रायोरिटी देखने के लिए हम ऐसे लिखते थे, CN में 3 बॉन्ड है तो 3 जगह पे N लिख देते थे ऐसे करके, क्यों जी? अगर कहीं डबल बॉन्ड होता था, जैसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मान लो OH है, फंक्शनल ग्रुप COOH, तो इस डबल बॉन्ड को हम ऐसे लिखेंगे COOH, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो भैया 2 बार लिखो। ट्रिपल बॉन्ड है
तो भैया 3 बार लिखो। ये 4 ही रूल थे। नंबर 1, पहला रूल क्या था हमारे पास? द फर्स्ट रूल वी हैड इज कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। मोर इज द एटॉमिक नंबर, मोर इज द प्रायोरिटी। ये पहला रूल था हमारे पास। दूसरा रूल हुआ करता था सीक्वेंस रूल में, अगर आइसोटोप होंगे तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तीसरा रूल हुआ करता था, अगर फर्स्ट अटैचिंग एटम सेम है तो नेक्स्ट देखेंगे, नहीं तो उससे नेक्स्ट देखेंगे until the point of difference comes। और लास्ट पॉइंट था कि अगर हमारे पास कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए उसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट देखते हैं, और फिर जैसे यहाँ पे भी स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन से नेक्स्ट एटम देखेंगे, यहाँ पे O लगा, O का एटॉमिक नंबर ज्यादा, N का कम, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम। तो ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात क्या करते हैं, पहले असाइन द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड टू द कायरल कार्बन बाय अप्लाइंग सीक्वेंस रूल्स। दूसरी बात आरएस में क्या करते हैं बेटे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप should always be away from observer, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा अवे होना चाहिए ऑब्जर्वर से बेटा। ठीक, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी हम बोल सकते हैं एट डैश in Wejen dash projection or at vertical in Fisher projection। बेटा फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल होना चाहिए, ठीक, और वेजन डैश में डैश पे होना चाहिए। at dash in Wejen dash and at vertical in Fisher projection। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हमने ये करना है। उसके बाद ठीक, मूव फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी, highest priority to lowest priority, highest priority to lowest priority, ठीक। if we move clockwise that is called as R form, and if we move anti-clockwise then it is called as S form। ठीक है जी, बहुत सिंपल। हमने सिंपल सी बात ये की है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेनी है। प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद अगर बेटे हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा अवे रखना है। अवे यानी अगर वेजन डैश है तो डैश पे होना चाहिए, और अगर आपका फिशर है तो वर्टिकल पे ऊपर या नीचे कहीं पे भी चलेगा, ठीक, तो अवे होना चाहिए। और हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, ऐसे चलना है। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो बेटा हम कैसे मूव करेंगे, आर, तो उसको आर फॉर्म बोलेंगे, अदरवाइज उसको एस फॉर्म बोलेंगे। जैसे मैंने कुछ चीजें पहले करी थी बेटा, ठीक, तो मैं उधर ही लेके जा रहा हूं आपको, जो मैंने पहले कन्वर्ट करके दिखाए हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मैं इन सभी को प्रूव करता हूं, ये सारे सेम है, और इसी में आर एंड एस भी देख लेंगे। ये वेजन डैश है। अब पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे मेरे बच्चे?
देखो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना डायरेक्टली अटैच्ड एटम का। CCH में Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा इसकी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी Br की रहेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद H की तो सबसे एंड में रहनी है। इन दोनों में से, दोनों C से शुरू हो रहे हैं, तो भैया नेक्स्ट एटम इसमें O आएगा और इसमें H आएगा, तो O का एटॉमिक नंबर ज्यादा, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड इसकी और फोर्थ इसकी। ठीक है जी। अब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे होना चाहिए था, और किस्मत से यहां लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास कैसा है? अवे ही है। अवे है तो मजे करो। अब हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे, फोर्थ की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहां से? फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाइएगा। तो आप देखो आप कैसे घूम रहे हो। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा जी इसको अपन एस फॉर्म बोलेंगे। तो ये मॉलिक्यूल एस फॉर्म में है। बोलो भैया क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां आ जाओ। यहां पे फिर से प्रायोरिटी देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर ब्रोमीन, सेकंड प्रायोरिटी इज फॉर CHO, थर्ड इज फॉर CH3, फोर्थ इज फॉर H। मजे की बात, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे ऑलरेडी। वर्टिकल पे होना चाहिए ना, तो वर्टिकल पे ही है। वर्टिकल पे होना चाहिए, वर्टिकल पे ही है। ठीक, तो चलो फिर 1 से गए 2 की तरफ, 2 से 3 और 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 4 जाने की जरूरत नहीं होती, 1 2 3 देखना है। तो 1 2 3 हम कैसे मूव कर रहे हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज एस फॉर्म, यानी ये दोनों हो गए ना सेम। अब यहां आ जाते हैं, हमें ये भी तो प्रूव करना है ये भी सेम है। प्रायोरिटी दो इसको, 1 2 3 4। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या? लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, होना चाहिए था वर्टिकल पे। तो यहां तो बेटे ऐसे चेंजेस करके उसको किस में लेके आओ? वर्टिकल में लेके आओ। इतना टाइम किसके पास है? नहीं करेंगे अपन चेंज। सिंपल काम क्या करेंगे, हम 1 से 2 से 3 की तरफ गए, 4 को सोचना बिना, 1 से 2 से 3 की तरफ गए। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये होना चाहिए था R, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल पे। तो क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा जहां होना चाहिए उसे उल्टा है, तो जो रोटेशन है उसे उल्टा लिख दो। यानी यहां R आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, आप इसको S लिख दो। बात समझ में आई? अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे नहीं है, तो जो आ रहा है उसे उठा उठा लिख दो, सिंपल। या या तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, जो आए उसे उल्टा लिख दो। जैसे यहां पे आ जाओ 1 2 3 और ये 4। मैंने बोला 1 से 2 से 3 की तरफ जाना है, चार को देखना ही नहीं है। 1 से 2 से 3 कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। होना कैसे चाहिए था? R, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल। तो हम ये बोलेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल, तो जो आया उससे उल्टा लिखने का। आया R लिखना S, आया R लिखना क्या? लिखना S। तो देखो बेटे, इसका मतलब ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सारी सेम है। अब बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलना, RS देना आया कि नहीं आया? मैं अगले उस पे देख लेता हूं। अब यहां पे देखना था भाई, 1 priority to this, second priority to this, third to this, and moving from 1 to 2 to 3. We are moving anti-clockwise again, and the lowest priority group is towards. अवे नहीं है, होना चाहिए था अवे। कहां है? टूवर्ड्स।
बेटा टूवर्ड्स है तो जो आए उससे उल्टा, यानी आ हमारा कैसा रहा था, एस, लिखना क्या पड़ेगा, आर, क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देने से उल्टा है। होना चाहिए था अवे, अवे शुड बी एट द डैश, बट है कहां पर, टूवर्ड्स, तो जो आया उससे पुट्ठा लिखने का। सिमिलरली इसको देख लो, 1 2 3, तो 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करे, कैसे मूव कर रहे हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था एस, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो लिखेंगे क्या, कैपिटल आर, लिखेंगे क्या, कैपिटल आर। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई। अगला देखो फिर, अगला यहां आ जाओ। देखो बेटे जी, हमने इसको फिशर में कन्वर्ट कर ही रखा है, इसको ऐसे करने के बजाय ना फिशर में कन्वर्ट करके चलना चाहिए। 100 हॉर्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, गलती हो जाती है उससे, उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कर तो ऐसे भी सकते हैं यार, बट बेटर है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो गलती होने के चांस कम। अब देखो भैया इसमें दो कार्बन, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, यानी कार्बन नंबर 1 2 नहीं है एक्चुअली, नंबरिंग तो यहां शुरू हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये एक्चुअली ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, एक्चुअली तो ये है सेकंड एंड थर्ड कार्बन है। ठीक है जी, चलो अभी ध्यान देने का, प्रायोरिटी डिसाइड करने का, यहां पे अटैच किससे हो रहा है, Br से, यहां CH3, यहां भी C, यहां H, तो पहली प्रायोरिटी तो बेटे हमारे पास आ गई Br की, ये तो शो हो गया। अब सेकंड प्रायोरिटी बेटे ये C, उसके आगे भी C, यहां H, ये C पर उसके आगे Br, एटॉमिक नंबर ऑफ Br इज मोर, तो ये बड़े वाला ग्रुप जो होगा वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। ये बड़े वाला ग्रुप पूरा का पूरा एज वन ग्रुप ले लीजिएगा, इट इज टेकन एज वन ग्रुप, यानी बेटे ऐसा समझ लेना यार, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, Br CH3 यहां H, और ये पूरा बड़ा ग्रुप CH Br CH3 ऐसे लिख देते, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, समझ में आई। फॉर ये कौन सा कार्बन होता है, सेकंड, ठीक है जी। अब आप चलते फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, मैंने कहा चलना कहां से, 1 से 2 से 3 की तरफ, कैसे मूव किए, 1 से 2 से 3 कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज। क्या फॉर्म आनी चाहिए थी, आर, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे क्या, एस, तो इसको 2s लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, 2s। और थर्ड कार्बन के लिए, थर्ड कार्बन के लिए यहां शुरू कर दो 1, ये बड़ा ग्रुप है जिस पूरा लिख देना 1 से 2, और ये 3, तो हम चले 1 से 2 से 3, कैसे मूव कर रहे हो भैया, अगेन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होना था, आर, बट दिस ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल, लिखना क्या होगा, एस, तो ये वाला मॉलिक्यूल 2s 2s 3s है, यानी ये वाला मॉलिक्यूल 2s एंड 3s है। आजकल बेटा आयुपैक नॉमेनक्लेचर इसके साथ पूछा जाता है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर समझ लेना है ना जी। देखो यहां पे देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा, सेकंड, अब इसको पूरे ग्रुप को लिखना है, इधर सिर्फ CH3 है, तो C के साथ H है, यहाँ पे C के साथ Br है, तो सेकंड ये बड़े वाला ग्रुप हो गया, थर्ड ये वाला हो गया, तो हम चले 1 से 2 से 3 की तरफ मूव किए जी, कहां से 1 से 2 से 3 की तरफ, कैसे मूव कर रहे हैं अपन लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिखोगे आप इसको, एस फॉर्म लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखोगे, एस, और कौन से कार्बन ले रहे हो, 2, बेटा मान लो यहाँ CHO लिखा होता है ना,
तो बेटा ये यहां से नंबरिंग शुरू होती है 1 2 3, फिर ये 3 कार्बन होता है। ये बात का ध्यान रखने का आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो यहां पे हमने लिखा 2s। अब आ जाओ यहां पर, यहां हाईएस्ट प्रायोरिटी दिस, ठीक। रादर एक बात ध्यान में रखना, ये एंटी 2s होना चाहिए था, लेकिन h कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, तो 2s नहीं लिखेंगे, 2r लिखेंगे, जो आया उससे उल्टा लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वही बोला आदित्य जी, इट शुड बी वर्टिकल बट इट इज अवे, तो बिकॉज इट इज अवे, ठीक, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल, तो जो आया उससे उल्टा लिखने का, जो आया उससे उल्टा लिखने का, ठीक। अबव वन में भी x तो बेटा जी हमारे पास यहां यहां है, तो जो आएगा उससे उल्टा ही लिखेंगे अपन, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां देखो 1 2 और यहां पे 3, 1 2 और 3, हम कैसे मूव कर रहे हैं भाई? हाउ वी आर मूविंग? We are moving again clockwise. Clockwise must be up, but this is at horizontal. It must be written as S. So this is 3S. So this formula must be 2R and 3S. बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली बोलना यस और नो। ठीक है जी, जैसे इसमें भी करके देख लेते हैं, RS था ये D एंड L, RS करके देख लेते क्या फर्क पड़ता है। पहला किसका आएगा? इसका। प्रायोरिटी नंबर 1 दिस, प्रायोरिटी नंबर 2 यहां C के साथ 2H, यहां C के साथ 2O। क्यों 2O? यहां पे डबल बॉन्ड होना था, तो डबल बॉन्ड को कैसे शो करना था? देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा था ना मेरे दोस्त, ये पार्ट ऐसा था, तो मैंने बोला डबल बॉन्ड शुड बी टेकन एज डुप्लीकेट, डबल बॉन्ड शुड बी टेकन एज डुप्लीकेट। तो इस C के साथ 2O है, इस C के साथ एक ही H है, तो फिर इसका नंबर ज्यादा, इसका नंबर कम। तो चलो 1 से 2 से 3 की तरफ मूव हो। सो 1 2 2 2 3, कैसे मूव कर रहे हैं मेरे दोस्त? हाउ यू आर मूविंग? यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन एस। तो एस है, लेकिन ये कहां है? हॉरिजॉन्टल, तो लिखेंगे क्या? आर। तो ये आर आ गया। माइंड वन थिंग, दिस इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि डी इज आर, ये बात ध्यान रखना। ये नेसेसरी नहीं है डी आर होगा हमेशा, डी आर भी हो सकता है, डी एस भी हो सकता है। अभी फटाफट से बोलो आर एस देखना आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें और बतानी है मेरे को। आर एस देखना आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब आपने आर एस देख लिया है। अब लास्ट बात करते हैं इनैंशियोमर्स की, ठीक। रियोरिथ्म से पहले क्या था? हमने डीएल पढ़ लिया, हमने आरएस पढ़ लिया। आरएस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस वाला है। हाँ जी नजर जी, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इससे पहले वाली स्लाइड में एक कंपाउंड सिमेट्रिकल था। कौन सा भाई? सेकंड वन। सिमेट्रिकल इन द सेंस? सर ये इनएक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो थोड़ी आरएस में अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का कुछ है नहीं। आरएस में क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल लाइट की वो तो चेक कर ही नहीं रहा है। ओके है सर। भाई, हाँ जी सर। लाइट की रोटेशन की तो बात ही नहीं हुई। लाइट की रोटेशन शुरुआत ही एनेंशियोमर में है भाई। बात समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ, तो वो इनेंशियोमर्स में बेटा लाइट की जो रोटेशन है, ये बाद में हम पढ़ते हैं इसको मीजोफॉर्म। क्या पढ़ते? मीजोफॉर्म पढ़ते ना भाई इसको। ऑप्टिकल आइसोमर का एक पार्ट है ना मीजोफॉर्म। तो ये मीजोफॉर्म होती है, इसमें कायरल कार्बन होते हैं, yet compounds are optically inactive, so this is a mesoform, nothing else। ठीक है बच्चे, सिमेट्रिकल तो है, वो तो है ही है। तो ये आरएस फॉर्म थी। अब बेटे इनेंशियोमेरिज्म रह गया।
अभी शुरू नहीं कर रहा हूं एनेंशियलिज्म, अगली बार खत्म करेंगे सारे को, ठीक है, क्योंकि फिर एक ही बार करना चाहूंगा एनेंशियलिज्म, 15 मिनट से खत्म नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक। तो अगली क्लास में एनेंशियलिज्म को खत्म करेंगे बेटा अपन लोग, ठीक, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो थैंक्स लॉट। नेक्स्ट क्लास है कब है अपनी? बताएंगे मेरे को, ट्यूसडे को है ना, ट्यूसडे इवनिंग, यस ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है। और ट्यूसडे को मॉर्निंग में टेस्ट भी है।